आज मैं सबको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ये वीडियो आप जरूर देखनी चाहिए एग्जाम से पहले, एग्जाम बाद। तो आइए इस वीडियो में जेन एयर चार्लोटे ब्रॉन्टे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें नहीं लिखा है मैं मानती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज पे ज्यादा गौर करना है। और मैं जेन एयर के बारे में बताती हूँ। तो जेन एयर जो है, इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इन जेन एयर बाय चार्लोटे ब्रॉन्टे, St. John's River and Mr. Rochester are two important male characters. इस नोवेल में दो इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टर है। जेन जो है हमारी इस नोवेल की हीरोइन है, और जो लीड पे मेन हीरो जो मान सकते हैं हम रोचेस्टर को। और उनके जीवन में दो मेल होते हैं जिसको हम चाहे कह सकते हैं, जिसमें जिनमें बाद में जाकर वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है। एक होता है स्टेन जॉन्स रिवर्स, जो उनका ही कजन होता है, जब उन्हें बाद में पता चलता है रोचेस्टर and are the two modern male characters who play contrasting roles in Jane's life and development. Both characters represent different aspects of love. और दोनों जो both characters होते हैं, दोनों के different aspects of love होते हैं, duty होती है and personal growth होती है। Jane Eyre is a novel written by Charlotte Bronte. फर्स्ट पब्लिश इन 1847। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी, पहली बार पब्लिश कब हुई थी? ये जो होती है ना नोवेल्स, ये लिख लेते हैं तो एक राइटिंग ईयर होता है इनका और एक पब्लिश ईयर। तो सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कि जेन एयर फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी, तो यू हैव टू नो अबाउट दैट एंड यू हैव टू आस्क हर या हिम कि 1847 अबाउट द जेन आयर चार्लोटे ब्रॉन्टे फर्स्ट 21 अप्रैल। अब ये डेट कैसे याद रखें, तो 21 अप्रैल 1816 में मान लीजिए 1816 टू 1855 याद रखिए आप। 1816 टू 1855 भी आप याद रखते हैं ना। 15-55 याद रख लीजिए, है ना। 18-18 सेम है, 15-55 याद रख लीजिए। अब 15 में एक और ऐड करके 16 हो जाएगा, 16-55, ठीक है। वॉज एन इंग्लिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हर, ये इनका मतलब बोर्न एंड डेथ का ईयर है। वॉज एन इंग्लिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हर हर नोबल, और सबसे ज्यादा इनको फेमस पॉपुलैरिटी इनको मिली जेन एयर से। सी वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द ब्रॉन्टे सिस्टर्स। ये तीन बहनें थी जिनको ब्रॉन्टे सिस्टर्स कहा गया। इनका पूरा नाम क्या है? चार्लोटे ब्रॉन्टे, और ये सबसे बड़ी बहन थी उनमें। और तीनों बहनें नोवेल राइटिंग किया करती थी। नोवेल राइटिंग टाइम में पोइट्रीज में लिखती थी, बट राइटिंग्स किया करती थी लिटरेचर में, विक्टोरियन एरा में। ऑल फेमस राइटिंग्स चार्लोटे यूज द पेन नेम, और इसने जितनी भी फेमस राइटिंग्स लिखी हैं उस पर ये पेन नेम यूज करती थी अपना, क्योंकि एक्यूरेट नेम तो ये पब्लिश करवाएंगी तो कोई भी सब इनकी नोवेल्स को नेग्लेक्ट कर देते ये सोच के कि फेमिनिस्ट राइटर है। तो क्यूरल बेल, CURREL Currell Bell, when Jane Eyre was published in 1847, जब Jane Eyre 1847 में पब्लिश हुई, तो she studied at the Royal Head School। जब इन्होंने जेन एयर को 1847 में पब्लिश करवाया था, ओके जेन एयर 1847 में या अक्टूबर में पब्लिश हुई थी। ओके, आई हैव अ कंफ्यूजन दैट एक और बार पब्लिश हुई है, तो रीपब्लिशिंग डेट अभी हमें नहीं मेंशन है हमारे पास। तो शी स्टडीड एट ड्रू, और जब उनकी नोवेल पब्लिश हुई थी तब वो पढ़ रही थी ड्रू हेड स्कूल में एंड लेटर वर्क एज अ टीचर। और पता है इस नोवेल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट क्या होता है कि जो नोवेल राइटर होता है या जो ऑथर होता है वो अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट पे नोवेल में डाल देता है, उसको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कहते हैं। द लेटर वर्क एज अ टीचर एंड गवर्नेंस। चार्लोटे एंड हर सिस्टर्स ट्राई टू ओपन अ स्कूल। जो चार्लोटे थी और उनकी सिस्टर्स थी, उन्होंने ट्राई किया कि वो एक स्कूल ओपन करेंगे, बट डिड नॉट वर्क। बट वो स्कूल नहीं चला कुछ कारणों की वजह से। दे देन फोकस्ड ऑन राइटिंग्स। उसके बाद इन तीनों ने, जो तीन बहनें थी, इनकी तीनों बहनों का नाम क्या था? चार्लोटे ब्रॉन्टे, और एक कुछ ना नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चलो मैं आपको बताती हूँ, है ना, आगे चल के बताऊंगी। तो थ्रू देम फोकस ऑन राइटिंग। उसके बाद इन तीनों बहनों ने राइटिंग्स पे फोकस किया और पब्लिश करी अपनी बुके अंडर द मेल नेम्स। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मेल का नाम है। क्यूरल बेल हो गया, एलिस एंड एक्शन बेल्स हो गए। चार्लोटे फर्स्ट नोवेल द प्रोफेसर वॉज रिजेक्टेड। जब ये अपनी फर्स्ट नोवेल पब्लिश करवाएंगे तो प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दी, बट जेन आयर बिकम वेरी पॉपुलर। जो इनकी जो जेन आई थी बहुत पॉपुलर हुई 18, और चार्लोटे मैरिड, उन्होंने 1854 में शादी करी, बट जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें बीमारी हो गई और उनकी डेथ हो गई। बहुत सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें हाइपर मिसिस ग्रेविडियम हो गया था, इस वजह से।
तो अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। जेन एयर इज अ नोवेल ऑफ फीमेल सेल्फ assertion and independence. Discuss in detail. Yes, Jane Eyre is a independent woman. अगर मैं जेन एयर की बात करूँ तो जेन एयर जो है ना वो बहुत ओपन माइंडेड थी और शी हैज वेल टू डू। वो अपने ओन सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी एंड शी हैज want to हर सेल्फ डिग्निटी। वो अपनी डिग्निटी पे बिलीव करती। जेन एयर इज द वन ऑफ द पावरफुल नोवेल्स इन ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये जेन एयर जो है वन ऑफ द पावरफुल नोवेल है विक्टोरियन एरा की मैं बात करूँ तो द दैट asserts a woman right to independence। इस नोवेल में विक्टोरियन एरा की हमें पता चलता है कि वुमेन को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आप मेंशन कर दोगे ना तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जेन आयर चार्लोटे ब्रोंटे चैलेंजेस द ट्रेडिशनल रूल्स। इस जेन आयर के कैरेक्टर से चार्लोटे ब्रोंटे को चैलेंजेस किया गया है द ट्रेडिशनल रोल असाइन टू वुमेन इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। Is through the character of Jane Eyre, Charlotte Bronte challenges the traditional rule assigned to women in 19th century England. सो मैं बात करूँ फ्रॉम चाइल्डहुड जेन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इनजस्टिस साइलेंटली। अपने बचपन में ही जब जेन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था अपनी अपनी आंट रीड के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा अपना अपने आप का टॉर्चर रिफ्यूज करती थी टू एक्सेप्ट इनजस्टिस साइलेंटली। एट गेटशैड जब उन्हें गेटशैड में शी ओपनली रेबल्स अगेंस्ट मिसेस रीड क्रुएल्टी एंड जॉन रीड बुलिंग। हर आउटबर्स्ट इन द रेड रूम सीन शोज हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब उनका आउटबर्स्ट हुआ था रेड रूम में, उस सीन में ये जेन को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया गया है, मॉरल करेज दिखाया गया है। इवन एज अ चाइल्ड व्हेन जेन बिलीव्स दैट शी डिजर्व लव एंड फेयरनेस नॉट चैरिटी और ह्यूमिलिटेशन। जेन अपने चाइल्डहुड टाइम पे ही समझ गई थी, इवन एज अ चाइल्ड जब क्योंकि वो बच्ची थी वो समझ गई थी जेन बिलीव दैट शी डिजर्व, उनको भी प्यार एंड फेयरनेस की बराबरी की वो डिजर्व करते हैं, नॉट चैरिटी और ह्यूमिलिटेशन। एट लोअर स्कूल जेन लर्न्स डिसिप्लिन। जब वो लोअर स्कूल में गई तो उन्होंने लर्न किया डिसिप्लिन एंड मोरल स्ट्रेंथ थ्रू सब्जेक्टेड टू हार्श कंडीशन अंडर द मिस्टर ब्रॉकलहुड। शी डज नॉट लूज हर इंडिविजुअलिटी। उन्होंने कभी भी अपना इंडिविजुअलिटी मतलब अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोया। इन्फ्लुएंस बाय हेलेन बर्न्स शी लर्न्स पेशेंस। और उनकी एक फ्रेंड थी हेलेन बर्न्स, तो उससे उन्होंने पेशेंस रखना भी सीखा, PATIENC पेशेंस। एंड फ्रॉम मिस टेम्पल शी लर्न सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो उनकी मिस टेम्पल थी, जो टीचर थी जिनकी, उससे उन्होंने सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सीखी। एजुकेशन बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ अर इंडिपेंडेंस। और ये जो नोवेल है इसमें एजुकेशन ने ही उनको फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया। जेन फेमिनिस्ट स्ट्रेंथ बिकम मोर इविडेंट एट थॉर्नफील्ड। जो जेन्स हैं उसकी फेमिनिस्ट स्ट्रेंथ ने उसको बहुत ज़्यादा इविडेंट किया थॉर्नफील्ड में। Although she loves Rochester deeply, जबकि वो रोचेस्टर को लव करती थी, बट शी नेवर सीज herself as inferior to her। पर उन्होंने कभी भी अपने आप को उनसे inferior नहीं समझा, कम नहीं समझा। हर फेमस डिक्लेरेशन, और उनकी फेमस डिक्लेरेशन वो ऐसे कहती है, I am no birth and no net and shares me। Assert emotional and spiritual equality. When she discovers Rochester's secret marriage, she refuses to live as his mistress, choosing moral integrity over passion. This decision is radical for a Victorian woman। जब उनको पता चल गया कि रोचेस्टर की तो पहले ही शादी हो रखी है तो वो वहां से चली जाती है। वो जबकि रोचेस्टर उसको कहता है कि तुम मेरे साथ रह लो जी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस बन के तो नहीं रहना चाहती है। दैट्स व्हाई एट मूड हाउस जेन गेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी थ्रू इनहेरिटेंस। जब वो मूड हाउस अपने कजन्स के जाती है तो उसको वहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। Only after achieving economic and emotional independence does she return to Rochester। Their marriage at the end is based on equality, not independence। So जो उनकी मैरिज एंड में होती है ना, वो एक एंड में इक्वालिटी को शो करती है, नॉट डिपेंडेंस, कि वो उस पर डिपेंड नहीं है। अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो जेन एयर इज़ अ रेवोल्यूशनरी फीमेल कैरेक्टर। रेवोल्यूशनरी फीमेल कैरेक्टर क्योंकि वो इवॉल्व हो रही है।
हर वक्त अपना ब्रॉम, इसमें बिल्डंग्स रोमैन है, मैं बात करूँ तो वो इवॉल्विंग कैरेक्टर है हमारी जेन, जो हर वक्त ग्रोथ कर रही है। तो मेकिंग अ लैंडमार्क फेमिनिस्ट डिस्कस द जेन आयर एज अ बिल डंग्स रोमैन। जेन आयर को डिस्कस कीजिए एज अ बिल डंग्स रोमैन। ओके, तो बिल डंग्स रोमैन इज अ कमिंग ऑफ नोवेल, मतलब इज अ कमिंग ऑफ एज नोवेल भी हम कह सकते हैं। इज अ कमिंग ऑफ नोवेल फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ द जेन आयर एंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, है ना। तो अब बिल्डिंग्स रोमैन is a novel that traces the psychological and moral growth of the character from childhood to adulthood. Jane Eyre is perfectly fits to the genre as it presents Jane's journey towards self-realization. Jane life is divided into five important stages. गेट शेड सबसे पहले, फिर लोवर्ट में जाती है, देन थॉर्नफील्ड में जाती है, फिर मूड हाउस में, एंड फर्दीन में। फर्दीन वो जगह है जो रोचेस्टर जहाँ पे बाद में रहता है, फर्दीन में। तो थॉर्नफील्ड में सबसे पहले रेड में उसका चाइल्डहुड ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में तो उसको दबाया जाता है। सेकंड में लोवर में उसको मॉरल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग मिलती है। थॉर्नफील्ड जब वो जाती है ऐसा, जब वो ऐसा ट्यूटर बन के, है ना, तो वहाँ पे उसको इमोशनल अवेकनिंग मिलती है। मूड हाउस में उसको स्पिरिचुअल टेस्टिंग होती है। फर्दीन में उसको फुलफिलमेंट एंड बैलेंस मिलता है। एट गिल चाइल्ड जेन डेवलप्स अ सेंस ऑफ इनजस्टिस। तो आप ये याद रख लीजिए, चाइल्डहुड, लोवर मोरल एजुकेशन, थॉर्नफील्ड इमोशन, मूड स्पिरिचुअल, फर्दीन फुलफिलमेंट। At Gates' child, Jane depends a sense of injustice. At lower, she learns endurance and morality. Thornfield introduces her love and temptation. Mood introduces her self-discipline and independence. Finally, Ferdinand achieves her emotional and moral fulfillment. Jane's growth is an internal as well as an external. She evolves from a rebellion child to a mature woman who balances reason, passion, and morality. Concurrent Jane is a classic Bildungsroman that charts the emotional, moral, and psychological development of its hero. Critically analyze the character of Rochester. तो जो हमारा रॉचेस्टर है वो एक, हम कह सकते हैं, बायरॉनिक हीरो है। और जो जेन आयर है ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, मैंने आपको बताया नहीं है। और जेन आयर इज द फर्स्ट पर्सन नरेटिव, क्योंकि वो लास्ट में कहती है आई मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, तो फिर वो मतलब ऐसा होता है ना कि वो फर्स्ट पर्सन नरेटर है। हम्म, एडवर्ड रोचेस्टर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अनकन्वेंशनल हीरो। जो एडवर्ड रोचेस्टर है ना वो एक कॉम्प्लेक्स है। उसकी पर्सनैलिटी वो बहुत गुड लुकिंग नहीं था, फिर भी मतलब रोचेस्टर जो था ना उसकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स थी, अनकन्वेंशनल थी हीरो की तरह। ही बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ द बायरॉनिक हीरो। डार्क था वो, मतलब काला था, काला नहीं मतलब डार्क था वो, कंपैशन में पैशनेट था, सिक्रेटिव था, एंड मोरल फॉर्स थे उसमें। इनिशियली रॉचेस्टर अपीयर्ड रूड, ऑथेटियन एंड मिस्टीरियस, but बाद में her past is marked by indulged failure, relationship, and devastating marriage to Bertha Manson. Her attempt to deceive Jane into marriage spouses. However, Rochester undergo two profound transformation. The fire that haunted Bertha death and her physical injury act as a spiritual punishment. Her blindness symbolized in an enlightenment. By the end, Rochester becomes humble, remorse, and emotionally dependent on Jane, making their union equal moral. Rochester's character involves the dominance of humility in reinforcement and the moral redemption and equality. अब मैं बात करती हूँ द लेडी ऑफ शैलियट। Discuss the Lady of Shalott as a poem about art versus life. तो द लेडी ऑफ शैलियट को मैं बात करूंगी डीपली से, तो आप बने लगे वीडियो में। तो द लेडी ऑफ शैलियट के राइटर है हमारे अल्फ्रेड रॉस टेनिसन। अब बताइए, एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन है कि जेन आयर कब पब्लिश हुई थी। तो द जेन आयर वाज पब्लिश्ड इन 1847। ओके,
इससे आपको दिमाग, मतलब ये तो याद करने वाली चीज है। और 1847 में भी अक्टूबर में द लेडी ऑफ शैलोट की मैं बात करूं तो discuss the Lady of Shalott as a poem about the art versus life. The Lady of Shalott explores the conflict between artistic isolation, जो इसमें ना आर्टिस्टिक आइसोलेशन को दिखाया गया एंड रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। द लेडी लिव्स अलोन इन अ टावर वीविंग, वो वीव करती रहती है इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड, मतलब वियरिंग इमेजिन images reflected in a weir. She represents the artist who is detached from real life. The mirror symbolizes indirect experience, while the web represents art. When the lady looks directly at Sir Lancelot, she abandons art for her life. This act breaks the mirror and brings death. Tennyson suggests that complete withdrawal from life leads to emptiness, but complete immersion deploy artistic purity. तो कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो द पोएम हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड रियलिटी, मेकिंग ए सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन ऑन द आर्टिस्टिक रोल इन सोसाइटी। मैं बात करती हूँ द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। तो द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस, इसकी मैं बात करने से पहले मैं थोड़ा लेडी ऑफ शैलोट पे चर्चा करूंगी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज एन प्रोमिनेंट ब्रिटिश पोएट फ्रॉम 19th century, often regarded as one of the greatest poets of the Victorian era. He was born in 1809 and became the poet laureate। और ये पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड जो लॉर्ड टेनिसन है वो पोइट लॉरियट रह चुके थे। United Kingdom of 1850, Tennyson's poetry delves into various themes of such nature morality. Introduction की मैं बात करूँ तो एक quoted lines are from Alfred Lord Tennyson's famous poem The Lady of Shalott. It is a lyrical ballad. ये पता होना चाहिए Lady of Shalott क्या है? Lyrical ballad. Lyrical ballad क्या होता है? Lyrical ballad क्या होता है? जिसमें 13-14 लाइन्स होते हैं, है ना? By the 19th century English poet Alfred Lord Tennyson, one of the best known works. It is based on the 13th century. ये based है 13th century Italian story and tells the tragic tale of a line of Axelot. A line of Axelot, a noble woman stuck in a tower. एक एलाइन नाम की जो नोवेल वुमेन है वो स्टक हो चुकी है टावर में। टेनिसन रोट 2 वर्जन्स ऑफ द पोएम। टेनिसन की आदत थी वो हर एक पोएम के 2 वर्जन निकालते थे। तो यही है, वो 1842 में, मतलब जो हम याद करना है वो 1847 में पब्लिश हो चुकी थी। और इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें जो एक लेडी है वो मिस्टीरियस कर्स लगा हुआ है उस पर, उसको फोर्स किया जाता है टू लिव इन आइसोलेशन इन ए टावर ऑन द आइलैंड ऑफ शैलॉट नियर कैमलॉट। हर आइडेंटिटी इज सेंट्रल ऑफ द पोएम नरेटिव और उसको डिपिक्ट किया गया है सॉलिटरी एंड एटर्नल फिगर। और अब मैं बात करूँ तो उसको डिस्कनेक्ट किया गया है रियल वर्ल्ड से बट क्लोजली लिंक टू द ड्रीम ऑफ इमेजिनेशन आर्टिस्ट क्रिएशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस की बहुत फेमस नोवेल है विद द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आपने सुना होगा द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। अब बहुत मुश्किल है हर एक ऑथर का डेट ऑफ बर्थ याद करना। अभी मैंने याद किया था, किसका याद किया था? जेन एयर का याद किया था ना। बताओ, एक ट्रिक बताई थी मैंने, है ना? 15-55 बताई थी ना, और कहा था 15 में एक जमा करना है, तो 16-55, 1816 टू 1855। तो ऐसे ही हम चार्ल्स डिकेंस की ट्रिक बनाएंगे। और 1270 कहाँ जा रहा है? 1270 और 1270। तो 1270 जो ट्रिक है वो है चार्ल्स डिकेंस की। और 1270 1270 1270 1270 1270, है ना? तो 1270 की मैं बात करूँ तो 1812 से लेकर 1870 तक जो चार्ल्स डिकेंस है उनका डेट ऑफ बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर है। वॉज फेमस फॉर इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड सोशल critics. He regarded as one of the greatest novelists of the Victorian era. Some of his works, well-known works include कहते हैं हम क्रिसमस कैरॉल, जो क्रिसमस कैरॉल है बहुत फेमस है। ओलिवर ट्विस्ट की है, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है द डिफिकल्ट चाइल्डहुड। इनका जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है। ही हैड टू वर्क एट बूथ ब्लैकिंग फैक्ट्री at the age of 12 after his father was sent to prison. Later he became a writer and worked as a
As a journalist, writing many novels, articles, and stories, he was very popular during his lifetime, and her books were often published in parts, which kept the readers eagerly waiting for the next installment. Her stories often highlighted social issues, और जो उनकी stories है वो highlight करती थी social issues को, mistreatment of children and poor. Introduction करते हैं तो Great Expectations was 13th novel by the English writer Charles Dickens, and it is the second to last completed work. The novel was first published, और जो novel थी वो first published हुई थी as a serial form from 1st December 1850 to August 1861, and later as 3 volumes book in October 61. The story is about the life of an orphan child named Pip, focuses on personal growth, and it it received much praise when he published, with the some of critics praising it truthful and crafted. It remains popular today, ranking 17th in the BBC and Big Four. The story is about young orphan named child named Fleur and the journey of her personal growth. Okay. बताओ मुझे 1270 है ना, 1270 18 तो रह गया यार, 1270. ओके, ये ट्रिक्स हैं जो याद कर लोगे तो इनका, और ये जो है इनके जन्म वनम है वो तो अलग से याद करना है भाई, वो तो मेमोराइज करना है. जिस लाइक JNAI का मैंने मेमोराइज किया 1847 है. अब मैं लेडी ऑफ शैलियत की बात करूँ तो लेडी ऑफ शैलियत जो है 1842 है, 1842 है ना, तो ये सब याद करना है. मैं बात करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन की. तो द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन क्लास structure. Dickens explores how wealth and social status distort moral values. Pip believes that becoming a gentleman requires wealth and education. मतलब पिप की थॉट क्या थी कि जेंटलमैन बनना क्या है कि एक्वायर कर लेना. रिक्वायर क्या करता है, वेल्थ एंड एजुकेशन. बट जो एम्बिशन होता है leads him to reject Joe and his humble origin. However, Dickens reveals the true gentilities, kind of honesty, qualities, and embodies Joe and Biddy. Characters like Miss Havisham and Stella represent emotional damage caused by wealth and pride. Magush, the criminal, proves that morality is superior to the many aristocrats. To conclusion, Dickens dismantles the class of pedantry and bronze, okay? तो अब मैं बात करती हूँ द ट्रेस पे मोरल डेवलपमेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन. पिप की क्या मॉरल डेवलपमेंट होती है ग्रेट एक्सपेक्टेशन. पिप जर्नी मूव फ्रॉम इनोसेंस टू एरोगेंस. पिप की जर्नी ऐसे है कि वो इनोसेंस से एरोगेंस की तरफ मूव करता है टू फाइनली टू ह्यूमैनिटी. Finally to humanity. His shame towards Joe reflect moral, उसकी शर्म जो आती है उसको जो से reflects moral failure revelation to that mag which in his benefactor destroy his false ideals. Through suffering, loss, and forgiveness, Pip learns compassion and self-knowledge. Conclusion की बात करूँ, Pip moral regeneration forms ethical core of the novel. The last touches आ गए. The last touches जो है वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब इसमें तो जनरल प्रोलॉग है ना, मोनोलॉग, सॉरी प्रोलॉग मैंने बोल दिया है, यहाँ पे मोनोलॉग आएगा. तो ये बहुत ज़्यादा जनरल मतलब मोनोलॉग है. इसमें इसका पहला क्वेश्चन ही यही है, एनालाइज माय लास्ट टचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्सपोजिंग पैट्रियार्की. द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग वेयर ड्यूक रिवील्स हिज पोजेसिवनेस एंड ऑथोरियन नेचर. मतलब जो उसका कंट्रोलिंग नेचर था. इस वाइफ फ्रेंडलीनेस इज इंटरप्रिटेटेड एज disobedience. He treats her as property. The Duke claims the Duke's calm tone contrasts with horror of his actions. His final gesture towards the statue of Neptune symbolizes his male dominance. The poem critic male identity, power, objectification of women. The Mill on the Force by George Eliot. तो The Mill on the Force by George Eliot में मैं डिस्कस मैगी टूलेवर एज अ ट्रेजेडी हीरो. तो मैगी बहुत ज़्यादा ट्रैजिक कंडीशन में होती है. मैगी टूलेवर एज एन इंटेलिजेंट, इमोशनल एंड कन्वेंशनल. Victorian society suppress her individuality. Torn between desire and duty, Maggie sacrifices personal happiness. Her tragic death symbolizes moral purity and social failure.
अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैगी इज अ विक्टिम ऑफ रिजिड मोरालिटी and gender discrimination. How do I love that he, Elizabeth Barrett Browning, and discuss your poem as an expression of spirituality and eternal love. The poem represents love is an infinite, spiritual, and eternal. Browning evaluates romance, love to divine devotion. The structure that sonnet or the conclusion of the poem that celebrates to beyond the physical existence, the final strategy. अब लास्ट में आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं क्लियर नहीं आई होगी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू आई थिंक. आज के लिए बस इतना है. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग मोर वैल्यूएबल एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. मैं बहुत ज्ञान भी दे देती हूँ. तो आज का ज्ञान ये है कि फ्री का ज्ञान है. लपेटना है तो लपेट लो, नहीं तो नहीं. चलते. एक्चुअली आई हैव मैनी चॉइसेस. तो अब मैं कुछ बताने जा रही हूँ. हम बात कहते हैं कि रट्टा मार रटने से कुछ नहीं होता है ना. तो अब हम बात करते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की द लेडी ऑफ शार्लट जो है वो पब्लिश हुई थी 1842 में. चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशन हम 18 अभी मैं गूगल जेमिनी से पूछूंगी 1860 to 61 कंफर्म कर दूंगी ऑन द कमेंट सेक्शन में. और रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट डचेस की मैं बात करूँ तो वो 1842 कंफर्म है मेरा, है ना. जॉर्ज इलियट की द मिल ऑन द फ्लॉस 1860. ओके, आई एम श्योर. अब मैं आपको ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पढ़ के बता देती हूँ जो PYQs में आ रखे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको. तो बाकी तो कोई बात ही नहीं. हाँ, कि आप लोगों को पता है जेन कैसी थी कैरेक्टर में, ये सब तो पता ही है ना. आप लोगों को मैं बताती हूँ. लाइक प्लीज वेट अ मिनट. ओके ओके ओके, आई बिलीव यू आर वेटिंग फॉर माय बेस्ट. तो अब मैं बात करती हूँ. कैरेक्टर ऑफ स्टेन जॉन्स का आ जाता है, रोचेस्टर का आ जाता है. रोचेस्टर का हमने पढ़ा कि रोचेस्टर कैसा था. वो एक ट्रेजिक हीरो था, सॉरी बायरॉनिक हीरो था ना. स्टेन जॉन्स रिवर इज अ फॉल टू एडवर्ड रोचेस्टर. वो फॉयल कैरेक्टर था. बिल्कुल फॉयल कैरेक्टर क्या होता है, अपोजिट कैरेक्टर था एडवर्ड रोचेस्टर के. वेयर रोचेस्टर इज अ पैशनेट, सेंट जॉन इज अ, वो पैशनेट था, ये एस्क्यूटेरियर था एंड एम्बिशियस था. Jane often described Rochester eyes as flashing and flaming, whereas she constantly associates in rock eyes. इसको वो rock eyes and shadows कहती है, snow कहती है. Marriage with Rochester represents the abandonment of principle of the communication of passion, but John would be mean sacrificing passion of her principle. But his wife had to came India and his missionary Jane to present a chance of the meaningful contribution of the society she would be doing as she the same time Saint John would be mean life without the true love. Jane needs to be the spiritual. मतलब वो जेन को सप्रेस करता है. अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगी तो इसके बारे में बहुत अच्छा पॉइंट है, आ जाएगा. कैरेक्टर JRACTER, कैरेक्टर ऑफ स्टेन. इसको मैं पढ़ूंगी ना. जीवन इन जेन है जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन जेन आर. इट इज अ क्लर्जीमैन. वो क्लर्जीमैन था एंड अ मोरल आइडियलिस्ट एंड अ फॉल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रोचेस्टर. उसका कॉन्स्ट्रक्ट फॉल किया गया रोचेस्टर से थ्रू सेंट जॉन. चार्लोट ब्राउन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ड्यूटी वर्सेस डिजायर. ड्यूटी वर्सेस डिजायर, यहाँ पे थीम आता है रिलीजियस वर्चियस पैशन. कोल्ड कोल्ड मोरालिटी वर्सेस ह्यूमन लव. तो ये सारे थीम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. तो ये वहाँ है ड्यूटी वर्सेस डिसिप्लिन जो मैंने अभी पढ़ा.
रिलीजियस वर्सेस पैशन, कोल्ड वर्सेस वर्जियस, तो ये सारे थीम्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और आगे भी वीडियो आती रहेंगी।